दिल्ली में कि हमारे समाज के जो नवयुवक हैं, हमें बहुत कीमती अधिकार मिलने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज का जो यूथ है, जो नवयुवक है, उसका चरित्र कैसा है? झगड़ालू और ईर्ष्यालु। कैसे चरित्र है? नंबर 1 झगड़ालू, और दूसरा कैसा है? ईर्ष्यालु। आप देखेंगे हमारे समाज में ज्यादातर जो लोग हैं किस कैरेक्टर के हैं? या तो झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, या क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने बोला अगर ये कैरेक्टर रहा तो जो आपको अधिकार मिलेंगे आप उनको लेने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि अधिकार इतने कीमती अधिकार मिले कि आप राजा चुनेंगे और आप अपना राजा इस कैरेक्टर से कभी भी चुन नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आपको देखना है तो कैसा चाहिए चरित्र? प्रेमपूर्ण और विवेकशील। कैसा चाहिए? प्रेमपूर्ण चाहिए, और दूसरा कैसा चाहिए? विवेकशील चाहिए। ठीक है, अगर चरित्र प्रेमपूर्ण हो और विवेकशील हो, मतलब समाज में, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस देश में, जिस प्रदेश में हमने जन्म लिया है, उसके प्रति हमारा अगाध प्रेम हो उस समाज के प्रति, तो क्या करते हैं ना, बुद्धि खुद ब खुद काम करने लगती है। विवेक से काम लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि हमको कुदरत ने क्या दिया है? विवेक भी दिया है। उन्होंने कहा उस परिषद में, अगर आपको उदाहरण के रूप में देखना है तो मेरे बगल में बैठे हुए डॉक्टर अम्बेडकर को देख सकते हैं आप, जो इन दोनों गुणों पर क्या है? खरे उतरते हैं। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर बाबा साहब अम्बेडकर बने ना, तो इन दो गुणों के कारण बने। अपने काम से, अपने मिशन से, अपने समाज से, अपने देश से अगाध प्रेम किया उन्होंने, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया उसमें। जितनी मदद हो सकती, जितना कुछ कर सकते थे, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी मेहनत, कितना ही भी उनका तन दुखा हो, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि उनको इस समाज से क्या था? लगाव था, अगाध प्रेम था। और क्या किया? अपने विवेक का इस्तेमाल किया। शायद पूरी जिंदगी उन्होंने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। उनसे हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, या मान्यवर कांशीराम साहब या फूले के अनुयायी कहते हैं, तो उसका कुछ, उनके चरित्र का कुछ अंश हमारे अंदर उतरना बहुत ज़रूरी है। तब हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो समस्या है, हमारे सामने चुनौतियां बहुत, उन चुनौतियों से क्या कर सकते हैं? पार पा सकते हैं। चाहे वो संगठन को चलाने में हो, चाहे वामसेफ के संगठन को चलाने की हो, चाहे बीएसपी के संगठन को चलाने की हो, चाहे बीवीएफ के संगठन को चलाने की हो। सबसे सवाल खड़ा क्या होता है? आदमी के चरित्र पे खड़ा होना सवाल। हाँ है ना? कैसा चाहते हैं हम आदमी? बाबा साहब के जैसे चरित्र का हो, मान्यवर कांशीराम साहब के जैसे चरित्र का हो, बहन जी के जैसे चरित्र का हो। पूरी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जो उन्होंने सोच रखा है, समझ रखा है, उस रास्ते पे बिना किसी के उस भटके हुए चलते जाते। जितनी मैंने अब तक जिंदगी समझी महापुरुषों की, कोई ऐसा नहीं है जिसकी आलोचना नहीं हुई, जिसको लोगों ने धोखे नहीं दिए, उनके आंदोलन को छोड़ के नहीं गए लोग। ठीक है, पैसा हजम कर गए लोग, लेकिन उन्होंने कभी अपना रास्ता छोड़ा नहीं। चाहे किसी ने उनके रास्ते में फूल डाले, चाहे किसी ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन उन्होंने अपनी राह कभी छोड़ी नहीं। एक बात हमें ये समझ में आती है कि जो काम है ना, ये कोई बहुत आसान और छोटा काम नहीं है। ये काम बहुत पवित्र काम है, क्योंकि हम आदमी की तरह पैदा होते हैं, लेकिन जानवरों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में रहने के लिए मजबूर की जाती है। इस व्यवस्था के कारण, जिसको हम जातिवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, या जिसको हम मनोवादी व्यवस्था कहते हैं, इस व्यवस्था ने, हमने जन्म तो आदमी की तरह लिया, लेकिन हमें मजबूर कैसे किया उसमें रहने के लिए? जानवरों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में। दिल्ली जैसे शहर में मैं रहता हूँ, घूमता रहता हूँ मैं, ठीक है, आप वहाँ खड़ा नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है उन नालों के किनारे रहते लोग। पूरी रेलवे की कोई पटरी नहीं है, रेलवे लाइन आप चले जाइए, पूरी रेलवे लाइन पे, उन रेलवे लाइन के साथ लोग रहते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जहाँ गंदा पानी बहता रहता है, कुत्ते घूमते रहते हैं, मक्खियाँ, मच्छर, सब कुछ होता है। मुझे ना कभी कभी मेरा दिल भर जाता है। पता है, मैं गाड़ी अपनी सर्विस कराने जाता था, मैंने गाड़ी ली थी, तो इतनी गंदी बदबू आती थी। उसके बगल में एक नाला था, उस नाले में अंदर जाके लोग घर बना के रहने को मजबूर, चाहोगे झोपड़पट्टी। तो हम में से इस पलामू शहर में होंगे बहुत सारी जगह ऐसी,
जहाँ लोगों के पास खाने को, तन पे कपड़े नहीं ठीक से, क्या क्या उनके साथ नहीं होता। कभी हमारा दिल नहीं पसीजता उनके दर्द को समझते, कि उनके दर्द में हम क्या हो सके, कुछ भागीदार हो सके, कुछ उनके बारे में सोच सकें, कुछ उनकी समस्याओं का क्या निकाल सके, हल निकाल सके, उनके मान की, उनके सम्मान की, उनकी इज्जत की, उनकी रोटी की, उनके मकान की। कुछ तो सोचना चाहिए ना हमें। हमें इतनी बड़ी विरासत हमारे महापुरुष छोड़ के गए हमारे पास रास्ता बना के, लेकिन क्या करते हैं हम, इतने इनसेंसिटिव हैं, ठीक है, कि इन बातों पर क्या नहीं करते, गौर नहीं करते। हमारा दिल पसीजता नहीं। दिल पसीजने लगे तो प्रेमपूर्ण आदमी का दिल पसीजता ना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो दिल को चोट लगती है, किसी को थोड़ा सा भी परेशानी हो जाए। ये जो गुण है ना, छत्रपति साहू महाराज ने इसलिए क्या किया, इन दो गुणों के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को अपना पूरा समर्थन दिया। फिर बड़ौदा के गायकवाड़ थे, उन्होंने, अंग्रेजों का उनको समर्थन रहा, क्योंकि जब आदमी में गुण होते हैं ना, वो चाहत होती है, तो कहते हैं जो कायनात है ना, जो कुदरत उनके साथ देने लगे। अगर इन्होंने अपना साथ नहीं दिया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे सामने जिस रूप में है उस रूप में नहीं होते। और मैं समझता हूँ जिस रूप में हम भी आपके सामने हैं उस रूप में हम भी नहीं होते, क्योंकि हम भी ऐसी किसान मजदूर के परिवार से आते हैं, बेटे पढ़े लिखे, पढ़ने का रास्ता नहीं खुला होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनता। इस बात को कहने में, स्वीकार करने में कोई गुरेज मुझे तो नहीं है, कम से कम आपको होगा तो होगा। और मुझे फक्र है इस बात का कि समाज में जन्म लिया और हमने इतनी यात्रा तय की है, ठीक है, जितनी शायद किसी और समाज ने इतनी उन्नति नहीं की जितनी हमने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो हमारी ज़िंदगी में रोशनी हो। अगर हमारी में रोशनी हो सकती है, हमारी में उजाला हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, तो दूसरों की में भी हो सकता है। बशर्ते हमें उन्हें चलने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उनको प्रेरित करने की, उनको समझाने की। कुछ समझ नहीं है तो उसको समझने की जरूरत है। और अगर ऐसा चरित्र हो तो आदमी को बहुत सारी बातें क्या होने लगती है, खुद ब खुद समझ में आने लगती है। अगर आज हम कांसीराम साहब को इस रूप में जानते हैं, किस लिए रूप में जानते हैं? उनके चरित्र के कारण। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपना ऐशो आराम छोड़ दिया। और मैं समझता हूँ शायद आप जो लोग जानते हैं ना जिस कांसीराम को, उस 93 के बाद वाले कांसीराम को जानते हैं। 1966 से और 1993 के बीच का जो कांसीराम है, शायद बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं उस कांसीराम को। मैं महाराष्ट्र जाता रहता हूँ, वहाँ कहते हैं लोग वो पेपर बिछा के सोते थे। कितने साथी मिले पुराने, फटी बनियान, फटा हुआ कच्छा, पैरों में खून निकलता रहता था उनके। हमको तो जूते पहन के सूट बूट पे खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। इतना सब कुछ होने में साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ के क्या क्या, कर्नाटक के साथी हमारे, उनके घर अक्सर कभी रहते थे वो। एक बार 10 दिन रुके थे वहाँ, तो कह रहे उनके पैर में इतनी बीमारियाँ फटी हुई थी, तो उन्होंने उनका इलाज किया, देखभाल की। तो उन्होंने मुझे बताया था, एक दिन ऐसे हम बात कर रहे थे दोनों लोग, तो साहब ने बोला कि अगर ऐसी मेरी कोई केयर करने वाला होता ना, देखभाल करने वाला होता, तो मेरी उम्र 10 साल और हो जाती, मैं समाज के 10 साल और काम आ सकता था। आज हम नाम लेते हैं, लेकिन जब वो दुख में थे ना, तो शायद ही हम में से बहुत कम लोगों ने गौर की होगी। शायद ही आज आपको लगता होगा कि बहन जी बहुत ऐशो आराम में है, उनका दर्द शायद हम में से बहुत कम लोग समझते हैं। उनको क्या क्या परेशानी है शायद हम बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। उनको घुटनों में परेशानी है, उनको गले में परेशानी है। हम ना 2 घंटे बैठे बैठे थक जाते हैं, उनको कभी कभी सुबह 4 बजे उठती हैं और रात को 10 बजे तक मिलने वालों का तांता लगा रहता है, हर से बात करना, बैठना भी मजा खा ले, खेले क्या, सबकी सुननी, इधर ये समस्या हो रही है, उधर समस्या हो रही है। हम साथी लोग 5-7 लोग बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, कितना दर्द, सिर में दर्द नहीं होता होगा उनको, परेशानी नहीं। लोग गाली अलग से ले रहे हैं, उनको आलोचना अलग से कर रहे हैं। जिस महिला ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, वो आज चाहे तो पता उनको कोई कमी नहीं है, विदेश में जाके बस सकती हैं वो, ऐसा कोई मसला उनके सामने है नहीं आज की डेट में। अपना स्विट्जरलैंड में घर ले लें, बंगला बना लें, कोई मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि समाज को छोड़ने के जाना, हमारा जो कैरेक्टर है ना, क्या होना चाहिए, भगोड़ों का नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? भगोड़ों का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जरा सी समस्या आई, जरा सी चुनौती आई, हम क्या करते, मैदान छोड़ के भाग जाते। ऐसे लोग आंदोलन नहीं चला सकते, ऐसे लोग इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बिल्कुल कमिटमेंट की बात है कि जब काम में हाथ डाला है, समझना उसको और करना है, पार लगानी। तो उन्होंने इतनी तकलीफें सहन की,
उन्होंने छोड़ा नहीं अपना मार्ग। कितने लोगों ने उनको गालियां नहीं दी, उनके साथ रहे, कितने लोग आज भी उनकी बनाई हुई विरासत को क्या करने में लगे हैं? तोड़ने में लगे हैं, उसका सौदा करने में लगे हैं, उसके नाम पर क्या कर रहे हैं? अभी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी उफ नहीं किया। ये बात बहन जी को भी मालूम है। बहन जी को गाली देने के नाम पे बहुत सारे लोगों की दुकानें चल रही हैं आज। आप जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, आपकी कमाई हुई जो गाड़ी कमाई है ना, जो मेहनत करते हैं, प्रोग्राम लगा है, इसके नाम पे लोग दुकानें चला रहे हैं, सौदा करते हैं पीछे से। ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम छोड़ देना चाहिए हम लोगों को। हाँ या ना? छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। पिछले 176 सालों का इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन समुदायों को पास में खड़े नहीं होने दिया जाता था, जिनको उनकी हवा भी नहीं आनी चाहिए, परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, आज लोग उनसे मिलने को क्या है? लालायित थे। उनके नेताओं को सर पे लेके क्या कर रही है दुनिया? घूम रही है। ये हमारे आंदोलन का परिणाम है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे जमींदारों का आंदोलन हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक का आंदोलन हो, कौन आ जाता है सर पे? अम्बेडकर आ जाते हैं। वही मुक्तिदाता है, वही बचाते हैं। अल्टीमेटली और तो कोई बचाने आता नहीं है। एक अछूत समुदाय का व्यक्ति जिसको कोई पास में नहीं आने देता था, आज दुनिया क्या करी है उसको? ये हमने जो किया है पिछले 176 सालों, पौने 200 सालों में, ये उसका परिणाम है। आपके बगैर ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। दुख इस बात का है। कांसीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब के बच्चों के बगैर मैं इस देश की शासन व्यवस्था को चलने नहीं दूंगा। और आज ये बात सच है। गाय बगाए आपको इस बात को जानना मैं थोड़ी भूमिका इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ी टेक्निकल बातें क्या हो सके, आपको कुछ करूँ तो मैं आपको क्या हो सके समझ में आ सके, एक बाम सेठ का साथी होने के नाते। तो ये जो आंदोलन है, ठीक है, 4 इसमें ये और 2 3, ठीक है, 3 शेड्यूल कास्ट। तो आज ये कमान शेड्यूल कास्ट के हाथ में क्यों आई, इस बात को भी समझ लें। ये भी बड़ा प्रश्न है ना कि इस बहुजन समाज के आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी, इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी किसने? छत्रपति साहू महाराज ने एक इसको दे दी, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को सौंपी। और बाकायदा मैं अभी 2009 में गया था, मैं कुछ किताबें पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा आपसे। मेरे अंदर बहुत अलग थी, नौकरी हुई नया नया तो मैं भागता दौड़ता रहता था, इधर घूम उधर घूम, ये पता कर वो पता कर। अभी भी रहता है, कोई मिलेगा या तो मैं उससे भी मिलके जाऊंगा, पुराने आदमी होंगे तो उन्होंने कहा, छत्रपति साहू महाराज ने अपने महल में बिठाकर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी कुर्सी में बिठाया राजा की पे, और अपने सर का सोफा उतार के उनके सर पे रखा और सबके सामने कहा कि इस आंदोलन का जो वारिस होंगे ना, उत्तराधिकारी डॉक्टर अम्बेडकर होंगे। ये लायकी, कुछ लायकी होगी तभी तो होगा ना उनमें। इसलिए साहब कांसीराम कह सकते थे, लायक बनो। क्या बनो? लायक बनो, नालायक मत बनो। लायक का मतलब है कुछ लायकी हो, कुछ हुनर हो, कुछ बुद्धि हो, कुछ धन हो, कुछ संपत्ति हो, कुछ मसल पावर हो, तब तो समाज के काम आता है व्यक्ति। और जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या है? वो नालायक है, उनके पास कुछ लायकी नहीं है। तो कहते थे हमेशा लायक बनो, ज्ञान के मामले में ज्ञान अर्जन करो, ठीक है, कमिटमेंट शो करो, बुद्धि है तो बुद्धि लगाओ, उसको विकसित करो, पैसा है तो पैसा दो, वो भी लायकी है। किसी ने हॉल दे दिया, हॉल है तो हॉल दे दो, वो भी लायकी है। तो समाज में ऐसे लायक लोगों को ढूंढते रहते थे हमेशा। हमें भी क्या है ना, ऐसे लोगों को ढूंढते रहने की क्या है? जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कांसीराम साहब ने ना कुछ फार्मूले दिए। एक फार्मूला मुझे बात करते करते याद आ गया, मैं आपसे साझा कर लेता हूँ उसको। एक फार्मूला अभी मैं इस